न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे ईडी को लेकर। जी हां, आज भारत की राजनीति ईडी को लेकर फिर गर्माहट की ओर चली जा रही है। और गर्माहट इसलिए भी राजनीति में क्योंकि संजय कुमार मिश्रा को लेकर फिर एक बार वर्तमान की जो सरकारें हैं उनको बचाने के लिए फिर कोर्ट में गुहार लगाई, अर्जू और मिन्नतें की कि हुजूर आला कुछ दिन तो और रहने दीजिए। इसी को लेकर फिर एक बार राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है और विपक्ष लोग सरकार पर हमलावर है। ईडी का जो मामले आ रहे हैं तो इतनी ज्यादा संजय कुमार मिश्रा जो ईडी का डायरेक्टर है उसके लिए ईडी कितना महत्वपूर्ण है और सरकार के लिए ईडी कितना महत्वपूर्ण है, ये किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह उठता है कि ईडी को जो असीम शक्तियां दी गई है लोकतंत्र के लिए यह सही है? यह बात भी विपक्ष के गलियारों पे गाहे बगाए उठते चले जा रहे हैं। और उठे भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ईडी, सीबीआई और आईटी के जो छापे पड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग और या उसके अनुयायी या उसके समर्थक तो बिल्कुल नहीं है। यदा किदा को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा विपक्षी का नेता या उसके समर्थकों और उसके अनुयायियों पर लगातार जो छापे पड़ रहे हैं, ये सवाल खड़ा तो हो ही जाता है। तो सवाल इसलिए भी है क्योंकि ईडी को जो असीम शक्तियां दिया कौन है? तो शक्तियां तो सरकार ने जो दी है, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगा दी तो वो उस पे उसकी शक्तियों को और चार चांद लगाने जैसी है। तो सवाल यह है कि ईडी और सीबीआई में डिफरेंस क्या चीज है? कुछ तो अंतर है। जी हाँ, अंतर कुछ न कुछ तो जरूर है, नाम से भी और काम से भी। तो ये समझ लीजिए दोनों में कुछ बेसिक अंतर क्या है। तो सीबीआई जो है वो देश में किसी भी मामले को लेकर जांच कर सकती है, किसी भी राज्यों में जाके जांच कर सकती है, लेकिन राज्यों की अनुमति कहीं ना कहीं जरूरी होती है। अगर कोर्ट आदेश दे तो सीबीआई किसी की नहीं सुनती है और वो दर्ज करती है। और जो सीबीआई दर्ज करती है उसको एफआईआर बोलते हैं, जो सामान्य तरीके से जिस तरह के कोई मुकदमे होते हैं उसी तरह एफआईआर होता है। लेकिन ईडी इससे बिल्कुल अलग है। ईडी जो मामले दर्ज करती है उसको ईसीआईआर कहते हैं, यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो ईसीआर है। अब समझिए कि ईसीआईआर है क्या। ईसीआईआर वो चीज है जो एक तरह से दस्तावेज है और उस दस्तावेज को लेने का अधिकार आरोपी को तो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मुहर जो लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि ईडी का जो ईसीआईआर जो है वो लेने के लिए, एससीआईआर जो है वो लेने के लिए आदमी ये नहीं है। तो सवाल है कि जो ईसीआईआर जो है वो कौन सी शक्ति जो है ईडी को देती है? एक तरह से ईसीआईआर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एक तरह से दस्तावेज है ईडी का। और सिर्फ ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो सिर्फ उसको मौखिक रूप से बोलती है कि मैं आपको फलाने मामले पे गिरफ्तार करता हूं, लेकिन उसको ईसीआईआर लेने का अधिकार कदापि नहीं है, या उसको अधिकार तो देता ही नहीं है। यही शक्ति है जो आरोपी को परेशान करने के लिए काफी है। और ईडी किसी मामले में किसी को गिरफ्तार करती है तो उसकी जमानत दूर की कौड़ी हो जाती है। यही है ईडी की एक सच्चाई। ईडी तो प्रवर्तन निदेशालय जो है वो तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस करती है, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं वो अपरंपार है और उसकी शक्तियां जो निहित है वो अपने आप को ईडी को और शक्तिशाली बना देता है। तो क्या यह बात विपक्ष का लोग जो हमलावर है सरकार पर और यह आरोप लगाता है कि ईडी, सीबीआई, आरटी जो भी छापे मारते हैं वो विपक्षियों पर मारते हैं या उसके अनुयायियों पर मारते हैं, इसकी क्या सत्यता है? इसको जानने से पहले संजय कुमार मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहे इससे आप तो वाकिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अंदाज पे संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन पर सवाल खड़ा किए और पूछे कि क्या भारत में कोई योग्य अफसर नहीं है और किस परिस्थिति में लगातार संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन सब पर एक्सटेंशन देते चला जा रहा है। यह प्रश्न जब सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया तो विपक्ष को मानो उनकी बाहें खिल गई और वो बातें कहने से गुरेज नहीं किए कि मैं तो पहले से ही कहता था। यानी विपक्ष पहले से आरोप लगाता था कि संजय कुमार मिश्रा वो तुरुप का पत्ता है मोदी जी के लिए, जो उसके लिए इलेक्शन में वोट तक बटोरता है।
तो सवाल है, क्या ईडी और सीबीआई वोट बटोरता है, या फिर सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को इतना परेशान करता है कि वो लोग डर के मारे सत्ता पक्ष में सड़ जाते हैं। ये सारी बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय तो बना हुआ है, लेकिन ये सत्य बात उस वक्त में हो जाती है और ये बात विपक्षियों को उस वक्त में सही हो जाती है जब सत्ता पक्ष के कुछ लोग पर, जब विपक्ष के लोग मांग करते हैं और उसकी जांच नहीं होती है। बात झारखंड की मैं कर रहा हूं जी, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। और झारखंड में जब कैबिनेट मिनिस्टर, झारखंड के कैबिनेट और कैबिनेट के मिनिस्टर ने जब ये फैसले कर दिए कि पूर्व के जो 5 राज्य के जो मंत्री हैं, जो रघुवर दास के राज्य मंत्री थे, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उस पर जांच होगी, तो राजनीतिक गलियारों पर इस बात के लेके चर्चा हो गई। तो क्यों जो ये 5 पूर्व मंत्री थे, जो रघुवर दास के मंत्री थे, उस पर सीबीआई की आंखें क्यों नहीं पड़ी, ईडी की आंखें उस पर क्यों नहीं पड़ी, आईटी के लोग कहां छिपे हुए थे? ये सारी बातें राजनीतिक सत्ता के गलियारों पे लगातार चर्चा का विषय बन गए। और हो क्यों नहीं? क्या इन लोगों का जो करप्शन है, जिसकी आमदनी अगर 2014 से 19 के बीच में देखा जाए तो स्पष्ट होगा 200% से लेकर 1000% तक इन लोगों की संपत्ति बढ़ी। तो क्या आपको ये ईडी को मालूम नहीं था, या सीबीआई इस बारे में जानकारी नहीं रख रहा था? कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि जो इन लोगों को आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दी? यही बातें राजनीतिक गलियारों पे और सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच में इसी बात को लेकर लगातार जिद है। तो आपको मैं बताऊंगा विस्तार से कि वे मंत्री कौन कौन से हैं। तो ये मंत्री झारखंड के रघुवर दास, बताया जाता है कि रघुवर दास अपने समय में ऐसे मुख्यमंत्री होते थे जो अफसरों को इस तरह से झिड़क देते थे जैसे मानो वो कोई चपरासी हो। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस ठसक के साथ और जिस दबंगी से जो राजनीति में उन्होंने अपनी सत्ता को चलाई, और यही बात थी कि रघुवर दास जब चुनाव लड़े विधानसभा में, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गए, जनता ने उसका फैसला सुना दिया। तो चलिए मैं बात करता हूं कि रघुवर दास का वो 5 मंत्री कौन कौन है, जिस पर जो है हेमंत सरकार जो है उन्होंने अपने जो है एसीबी है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको जांच करने के लिए हरी झंडी दे दी, जिसकी मांग एसीबी ने पूर्व में की थी। यानी पूर्व में उन्होंने अनुमति मांगी थी कि इन मंत्रियों को लेकर पर हम लोगों को प्राथमिक जांच करने का आदेश निर्गत किया जाए, जिसको पूरे मंत्रिमंडल ने, यानी पूरे हेमंत सरकार के कैबिनेट ने उसको मुहर लगा दिया। इसको लेकर जो बात कही जा रही है, दरअसल एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज कराया था और इस पे 5 मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी कोर्ट को दी। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इस मामले पे सरकार से जांच करके कार्रवाई करने को कहा है। इसी को लेकर बहुत दिनों से इसकी जिद चल रही थी। अंततः हेमंत सरकार ने पूरे कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव के पास किया। यूं तो कई प्रस्ताव पास हुए, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात थी वो इसी मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति को लेकर है। वो मंत्री कौन कौन से हैं? इसमें अमर कुमार बावरी जी, आपके रणधीर कुमार जी, लुइस मरांडी जी और नीरा यादव जी और नीलकंठ सिंह मुंडा जी, ये 5 मंत्री हैं जो कभी रघुवर दास के खास सिपा सलारों में इनकी गिनती होती थी, और इनकी आय जिस तरह से बढ़ती चली गई वो आपको हैरत कर देगी। तो सवाल है कि इस सब की जानकारी क्या ईडी और सीबीआई को है या नहीं? ये बात, एक प्रश्न तो जरूर बनता है। और यहीं से शुरू होती है विपक्ष का वो आरोप, जिसमें विपक्ष लगातार ये कहता है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग दूध के धुले हैं। विपक्ष के लोग, सारे लोग इस वक्त में बेईमान नजर आते हैं, भ्रष्ट नजर आते हैं। तो न इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी ये कहते थकते नहीं हैं कि विपक्ष के सारे लोग जो है एक तरह से भ्रष्ट लोग एक जगह इकट्ठे जो हो गए हैं। तो भ्रष्ट इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार कोई ना कोई मामले पे या कोई लोग जमानत पर है, या उस पर ईडी का जो या सीबीआई के जो रडार पर वो लोग जांच चल रहे हैं। और उस वक्त में यह बात पुख्ता हो जाती है, जिसकी जांच सीबीआई पर चल रही हो, जिसकी मामले ईडी पे चल रहे हैं, वो जब सत्ता पक्ष के साथ जुड़ जाता है तो उनकी केसेस समाप्त हो जाती है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। यही बात विपक्ष को के लिए जो है वो बड़े मुद्दे हैं।
और इसी को लेकर यह साबित होता है कि निश्चित तौर पर हम कहें तो सत्ता पक्ष में बैठे या उसके साथ जुड़ जाने से आप ईडी से बच जाइएगा, सीबीआई से बच जाइएगा, आप बच जाइएगा और ईडी से बच जाइएगा, आप इनकम टैक्स से भी बच जाइएगा। ये सारे विभाग, केंद्रीय एजेंसियां आपको बकस देगी, आपको छोड़ देगी, आपको दरगुजर कर देगी। ये सब मामले आप देख ही सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि दोबारा क्यों संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन की जरूरत पड़ गई है। ये साफ जाहिर है, क्योंकि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को वो सीट खाली करने का आदेश दिया और फिर ये आजू और मिन्नतें करने की आवश्यकता क्यों हो गई। याद कीजिए, जब फर्स्ट बार में सुप्रीम कोर्ट ने जब तल्ख टिप्पणी की थी संजय कुमार मिश्रा को लेकर, तब अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया था कि आदमी कोई भी हो उसी तरह ईडी काम करेगी, ये कोई व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है। यानी उस संजय कुमार मिश्रा के अलावा भी दूसरे लोगों को लाने की बात हो रही है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति इस विगत कुछ दिनों में खड़ी हो गई कि फिर एक बार जो पूरी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ये आरजू और मिन्नतें करने की जरूरत हो गई कि संजय कुमार मिश्रा को और रहने दिया जाए। तो सवाल खड़ा होता है कि वो 15 सितंबर तक क्यों मांग कर रहा है कि वो उसको रहने दिया जाए, माफ करिए 15 अक्टूबर तक। तो 15 अक्टूबर में ऐसी कौन सी बात आ जाएगी, इसको बड़ा राजनीतिक गलियारों पे इसके भी एक कयास है। इस कयासों के बाजार को आपको बताते चले कि इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल नवंबर और दिसंबर के बीच में उसके कुछ दिनों के बाद भारत के 5 राज्यों में चुनाव जो होने हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव और तेलंगाना का चुनाव और एक छोटे से राज्य में और भी चुनाव होगा। ये सारे चुनाव इस बात की ओर इंगित करेगा कि इस मामले पे ईडी और सीबीआई का रुख क्या है। तो क्या संजय कुमार मिश्रा के बाद कोई ऐसा डायरेक्टर भारत सरकार के पास नहीं है जो उनके इशारे पे सारे काम करने के लिए तैयार हो। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पे अलग से चर्चाएं गर्म है। बहरहाल देखना है कि अभी कुछ देर बाद जो फैसले आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या फैसला देता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो झारखंड में जिस मंत्रियों पर जो सरकार ने जांच बैठाने का आदेश दे दिया या जांच करने का जो आदेश एसीबी को दिया गया है, यह देखना जरूरी है कि इस पर सरकार किस तरह से झारखंड सरकार एक्शन ले पाती है। और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों पे आज भी चर्चा चल गई। राजनीति में सुचिता की बात करने वाले, नैतिकता की बात करने वाले और वॉशिंग पाउडर लेके घूमने वाले और वॉशिंग मशीन में सबको धुलने वाले उस वक्त में चुप क्यों है, यह सवाल आज भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो ईडी का जो ECIR है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप समझ चुके होंगे। सीबीआई की जांच में और ईडी की जांच में क्या अंतर है आप समझ गए। ईडी जब किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका छूटना मुश्किल होता है और सीबीआई से जो लोग पकड़े जाते हैं वो जमानत तो ले ही लेता है। यही दोनों में अंतर है और इसी का खेल जो है अभी राजनीतिक सत्ता गलियारों में और होता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाला 2024 तक इसकी खेल में कोई कमी होगी, ऐसा कोई लगता हुआ कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो हमारा ये जो ईडी का जो मामले आपके सामने लाए हैं, ये वीडियोज हमारे पास कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।